हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएम सीरीज ज्योग्राफी जुनून के फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी की 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन को समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह क्लाइमेटोलॉजी में महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन या विकिरण की। तो सबसे पहले समझिए कि रेडिएशन होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ये जब तप्त होगी, कैसा है ये? तप्त वस्तु है। तो ये जब तप्त वस्तु है, इसके अंदर ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा होगी, ऊष्मा होगी। अब ये ऊष्मा की वजह से जब ये एक निश्चित तापमान को प्राप्त कर लेगी ये वस्तु, तो इसके बाद जो ऊष्मा है उसका ये ट्रांसमिशन करना, प्रसारण करना स्टार्ट कर देगी। और कैसे करेगी? ये करेगी ऊष्मा तरंगों के रूप में। हीट वेव जो है ये ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊष्मा तरंगे निकलना स्टार्ट होगा और इससे जो दूसरी वस्तु है जो कि अपेक्षाकृत ठंडी होगी, उस दूसरी वस्तु में ये हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरी वस्तु जो है वो इस हीट वेव्स का क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन कर लेगी। ठीक है। और इसके लिए दोस्तों, जो ये हमारा रेडिएशन है, इसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो ठोस की चाहिए, ना ही तरल की, ना ही गैस की जरूरत होती है। यानी ये निर्वात में भी हो सकता है और कोई माध्यम ना हो तब भी हो सकता है। यानी इस हीट वेव्स के चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से हम देखें कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट से जिसके अंदर एक फिक्स मात्रा में हीट है, ऊष्मा की मात्रा है, वो हीट वेव्स के रूप में ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगी और इस ट्रांसमिशन से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको ऊष्मा की पूर्ति होती है, ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है ये भी हीट ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है। और जो ये वस्तु है, जो तप्त वस्तु है, ये वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, ये जो तप्त वस्तु है इसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा ये गर्म होगी, ये उतनी ही ज्यादा मात्रा में हीट वेव्स निकालेगी। और हीट वेव्स निकालने के साथ साथ जो ये वस्तु है, अगर इसके अंदर ऊष्मा की उत्पत्ति का कोई अपना स्रोत नहीं है, ये कहीं बाहर से ऊष्मा प्रदान हो रही है, तो ये क्या होने लगेगी? ठंडी होने लगेगी। ठीक है। अगर इसके अंदर खुद का ऊष्मा उत्पत्ति का स्रोत है तो डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा मात्रा में हीट वेव निकल रही है। अगर ये हीट वेव ज्यादा निकाल रही है तो ठंडी होगी, अगर ये कम निकाल रही है और ऊष्मा की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है तो ये ठंडी नहीं होती है। ठीक है। और ये हीट वेव्स किस रूप में निकलती हैं? ये हीट वेव जो निकलती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है दोस्तों, वो 2 तरह की हो सकती हैं। ये एक तो हो सकती हैं लघु तरंगे हो सकती हैं, और दूसरा ये दीर्घ तरंगे हो सकती हैं। लघु तरंगे क्या होती हैं? जो लघु तरंगे होती हैं वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ जो है, तरंग लंबाई जो है वो कम होती है, वो लघु तरंगे होती हैं। और जिनकी तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई, वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है, वो दीर्घ तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब लघु तरंगे क्यों होंगी और दीर्घ तरंगे क्यों होंगी ये समझिए। देखिए, वेन का विस्थापन नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु जिसका निरपेक्ष तापमान जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में उसका तापमान होगा, उतनी ही ज्यादा छोटी वो लघु तरंगे जो है, हीट वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, उनका उत्सर्जन करेगा। ठीक है। तो देखिए, लघु तरंगे क्यों होंगी? किस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी? जिसका तापमान जो है वो अधिक हो। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका तापमान बहुत अधिक होगा तो उससे लघु तरंगे निकलेंगी, और जिस वस्तु का तापमान कम होगा उससे क्या निकलेंगी? दीर्घ तरंगे निकलेंगी। ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करें तो हमें 2 तरह की जो विकिरण जो दिखाई देती है, रेडिएशन जो दिखाई देता है, वो हमारे क्लाइमेटोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। एक तो सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन, और दूसरा पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये दोनों क्यों निकले हैं, इसको आप अगर समझें तो देखिए, दोनों के निकलने का कारण जो है वो है इनके
इसमें उपस्थित तापमान यानी ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम कि सोलर रेडिएशन की हम बात करते हैं। इस सोलर रेडिएशन या सौरिक विकिरण क्या होता है? देखिए, सौरिक विकिरण जो है वो लघु तरंगों के रूप में उत्सर्जित तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं इनकी तरंगे? लघु तरंगे होती हैं, यानी इनकी तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग लंबाई है वो कम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्ध्य के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो लघु तरंगे होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य की जो आउटर लेयर है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरा हम बात करें अगर पार्थिव विकिरण की यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करें, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो कैसी होती हैं? ये दीर्घ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं ये? दीर्घ तरंगे, यानी इनकी वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य वो अधिक होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी आउटर लेयर, अगर हम बाहर सतह की बात करें तो उसका औसत तापमान कितना माना जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इसका औसत तापमान माना जाता है। अब देखिए, कहाँ तो 15 से 20 डिग्री औसत तापमान और कहाँ 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेन का विस्थापन नियम के अनुसार यहाँ पर ये उदाहरण सेट होता है कि जिसका तापमान जितना अधिक होगा वो उतनी ही छोटी तरंग उत्सर्जित करेगा, जिसका तापमान जितना कम होगा वो उतनी ही बड़ी तरंगे उत्सर्जित करेगा। ठीक है, अब देखिए, जो सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य है, वो हमारे पृथ्वी की ऊष्मा का या ऊर्जा का जो है वो प्रमुख स्रोत होता है, मेन सोर्स है। तो जो सूर्य है ये है हमारा सन, और सन से जो है वो लघु तरंगों के रूप में जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कहाँ पहुंच रहा है? वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, और वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उसकी कुछ मात्रा जो है उसका तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कुछ मात्रा जो है वो प्रत्यावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होकर के वापस लौट जाएगी। ठीक है, हीट बजट में आपने देखा होगा कि जो टोटल जो अमाउंट आ रही है, जो हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर आ रही है, उसको अगर हम 100 यूनिट मान लें या 100% मान लें, तो इसका 35% जो है वो क्या होता है? प्रत्यावर्तित होके वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्ट होके निकल जाता है। और जो इसका 14% है, वो 14% इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, वायुमंडल इसको अवशोषित कर लेता है। और इसका दोस्तों 51% जो है वो धरातल पर पहुंचता है, सतह पर पहुंचता है। और सतह पर पहुंचने के करके ये क्या करेगा? सतह जो है वो इसको अवशोषित करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, और पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म होगी। और गर्म होने के बाद ये जब इसका तापमान इतना हो जाएगा कि अब ये जो है वो पर्याप्त तापमान ले चुकी है, तो वो ऊष्मा तरंगों का, हीट वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में और दीर्घ तरंगों के रूप में उत्सर्जन स्टार्ट करेगा, और इसको बोला जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन आएगा, सोलर रेडिएशन का 51% जो है वो क्या करेगी? पृथ्वी की सतह अवशोषित करेगी और एक निश्चित तापमान के बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्टार्ट करेगी। तो देखिए, जो सोलर रेडिएशन जो होता है, अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो सोलर रेडिएशन जो है वो दोपहर के 12 बजे जो है वो मैक्सिमम होता है। सोलर रेडिएशन दोपहर के 12 बजे पृथ्वी जो है उसको अधिकतम जो है ऊष्मा की प्राप्ति हो रही होती है, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन जो है उससे हमें हमारी पृथ्वी की सतह को 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा होता है। मगर 12 बजे जो है वो पार्थिव विकिरण इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाती है, क्योंकि 2 बजे आफ्टरनून में जो 2 बजते हैं इसमें जाकर के पृथ्वी की सतह जो है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा का संचयन होता है, और 2 बजे जो है पृथ्वी की सतह जो है इसका अर्थ सरफेस जो है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। कितने बजे होता है? 2 बजे। अब 2 बजे के बाद क्या होता है? सौरिक विकिरण जो है वो तो आना कम हो जाता है, इंसोलेशन तो कम होगा, क्योंकि सूर्य जो है उसका जब इंसोलेशन कम आ रहा है तो पार्थिव विकिरण जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बजे बाद जो है वो पार्थिव विकिरण बढ़ने लगेगा, और जो पृथ्वी जो है हमारी जो धरातल है उसका तापमान
कम होने लगता है, वायुमंडलीय तापमान भी फिर कम होने लगता है, और इसकी वजह से पार्थिव विकिरण से जो पृथ्वी है वो क्या करेगी, पृथ्वी की सतह जो है वो ठंडी होने लगती है। और रात्रि के समय आते आते क्या होगा, जब सूर्यास्त हो जाएगा तो सतह पर सूर्य जो है उसका ताप आके नहीं पहुंचेगा, सूर्य तप नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से रात्रि में आते आते तापमान कम होने लगता है। मगर मैक्सिमम टेम्परेचर रात के 12 बजे नहीं होता है, मिनिमम टेम्परेचर रात के 12 बजे नहीं होता है, वो मॉर्निंग के 2 बजे जो है वो पृथ्वी की सतह जो है उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करके, पार्थिव विकिरण करके और ठंडी हो चुकी होती है, वो हीट वेव्स के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण कर देती है। ठीक है, और इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की अधिकतम मात्रा जो है वो वायुमंडल अवशोषित करता है। कितना करता है, पार्थिव विकिरण का 2/3 जो होता है, 2/3 मात्रा में जो निकल रहा है, ये जो पार्थिव किरण है इसका 2/3 जो है, 2/3 मात्रा क्या होती है, पार्थिव किरण की वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, और इससे वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें, जलवाष्प, इसके अलावा एरोजोल है, डस्ट पार्टिकल है, जैसे ओजोन गैस है, ये क्या करती हैं, इनको अवशोषित करके और वायुमंडल को गर्म करती है। यानी अगर हम कहें तो रेडिएशन जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर सोलर रेडिएशन जो है वो कुछ मात्रा में वायुमंडल को गर्म करता है, और इसकी अधिकतम मात्रा कहाँ होती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच के पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। और पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण निकल रहा है उसका यूज क्या है, पार्थिव विकिरण जो है इसकी वजह से वायुमंडल गर्म होता है, क्योंकि वायुमंडल जो है वो पार्थिव विकिरण का 2/3 भाग एब्जॉर्ब करता है। यानी इसको जो 51% मिल रहा था, इस 51% में से ये 51% को जब वापस निकालेगी 51 को, तो 34% का एब्जॉर्प्शन वायुमंडल कर लेता है। तो वायुमंडल को गर्म करने में रेडिएशन हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारा रेडिएशन। रेडिएशन के बाद हम दूसरी बात करते हैं कि परिचालन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। देखिए, कंडक्शन का मतलब हो रहा है कि जैसे कोई एक वस्तु है, कोई भी ये एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु के एक भाग से, मान लीजिए ये पार्ट 1 है, इस भाग से और इसके दूसरे भाग में जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण हो, या तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण हो। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये कोई एक वस्तु है, और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, दूसरी वस्तु है। तो संपर्क के द्वारा किसी एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में, या फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होगा उसको परिचालन या कंडक्शन, परिचालन या फिर इसको कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, और कंडक्शन जो है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा एक ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित तो होगी, मगर इसमें संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि इसमें अणुओं की गति। इसमें किसी भी अणु की गति नहीं होती है, इसलिए ये सॉलिड यानी ठोस में भी हो सकता है, ठीक है, ये लिक्विड में भी हो सकता है, और ये गैस में भी हो सकता है। ये तीनों पदार्थों में हो सकता है, और जितना ज्यादा किसी में कंडक्शन होगा वह उतना ही ज्यादा ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा। तो ऊष्मा की चालकता जो है, कंडक्शन जो है, वो डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ जो है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो ऊष्मा की चालकता का सूचक क्या है, परिचालन। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी धातु की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो धातु क्या होते हैं, ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, चालक होते हैं, यानी इनमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो, हम देखिए लोहे की कोई रॉड है, इसको हमने पकड़ रखा है, इसका एक सिरा अगर हम आग के पास ले जाके आग में लगा करके और वहां से उसको कॉर्नर को गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे कंडक्शन होते होते वो हमारे हाथ तक गर्म हो जाता है। ये क्या है,
कंडक्शन है। या फिर अगर हम किसी गर्म वस्तु के संपर्क में ठंडी वस्तु रख देंगे तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ये याद रखिए, गर्म से ठंडी की तरफ, हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट, ठीक है, गर्म से ठंडी की तरफ होगा। तो ऊष्मा का जो चालक है वो जितना अच्छा ऊष्मा चालक होगा उतना ही अच्छा उसके अंदर परिचालन होगा। और जो गैसेज की अगर बात करें तो गैस जो है वो ऊष्मा की क्या होती हैं, न्यून चालक होती हैं। बहुत कम मात्रा में जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। गैसेज जो है वो ऊष्मा की न्यून चालक होती है, यानी धातु सबसे ज्यादा होते हैं, ठोस, फिर तरल और फिर गैस। गैसेज जो हैं वो ऊष्मा की न्यून चालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऊष्मा की न्यून चालक है गैसेज, तो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में गैसेज ही तो हैं। गैसेज है, एरोसोल है, जलवाष्प है, सब गैसेज हैं। यानी वायुमंडल सॉलिड तो है नहीं, गैसेस द्रव्यमान ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो हमारी पृथ्वी जो है इसकी सतह पर क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो पृथ्वी है वो ठंडी होने लगी। ये धरातल है, ये धरातल है पृथ्वी का, ये क्या होगा, पार्थिव विकिरण होगा। पार्थिव विकिरण की वजह से सतह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसने ऊष्मा का तो स्थानांतरण कर दिया। ऊष्मा तो अंतरिक्ष में गई है या फिर वायुमंडल ने अवशोषित कर ली। तो पार्थिव विकिरण की वजह से क्या होगा, सतह जो है, पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और पृथ्वी की सतह ठंडी होने की वजह से जो निचला वायुमंडल है वो जब इसके संपर्क में आएगा तो ये जो सतह जो है वो क्या होगी, इसके संपर्क में आकर के क्या होगी, ये भी ठंडी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें शुरुआती फेज की, तो शुरुआती फेज में क्या होगा, पृथ्वी जो है वो जब गर्म हुई है, पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म हुई है, तो गर्म होने की वजह से उसने क्या किया है, उसने इंसोलेशन लिया है। और इंसोलेशन की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी की सतह क्या हुई, सतह गर्म हुई। और सतह जब गर्म हुई तो उसके संपर्क में क्या आया, निचला वायुमंडल, जो सबसे नीचे का वायुमंडल है, निचला वायुमंडल, उसकी गैसें संपर्क में आई और संपर्क में आकर के क्या हुआ, ये गर्म हो गया। ठीक है, यानी हम कहें कि जो कंडक्शन है, इस कंडक्शन की वजह से निचला वायुमंडल जो है कुछ फीट तक, यहां से ये कुछ फीट तक ही, बस इतना ही, ये हमने जो ग्रीन में देख रखा है ये वायुमंडल है, तो कुछ फीट तक ही ये जो है धरातल से कुछ फीट या कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही कंडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी वजह से वायुमंडल जो है वो निचला वायुमंडल गर्म होता है या फिर रात्रि के समय में ठंडा भी होता है। ठीक है, किसकी वजह से, ये कंडक्शन की वजह से ही हो रहा होता है। अगर ये गर्म चीजें हैं तो गर्म चीज ऊष्मा का स्थानांतरण करेगी, ठंडी है तो ठंडी की वजह से ठंड का ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है निचले वायुमंडल को गर्म करने के लिए, सिर्फ कुछ फीट तक। यानी वायुमंडल, यानी कि कंडक्शन जो है उसका इंपॉर्टेंस वायुमंडल को कुछ फीट तक गर्म करने के लिए होता है। इस तरह की वायुमंडल को गर्म करने का एक, हम बोले तो माइनर जो है प्रोसेस है, एक बिल्कुल गौण प्रक्रिया है, ये कोई मेजर प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन या कन्वेक्शन क्या होता है। देखिए, जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई, इंसोलेशन आई, तो इंसोलेशन से क्या हुआ, पृथ्वी की सतह गर्म हुई। तो संवहन की क्रिया गर्म होने के बाद जो स्टार्ट हो रही है वो कैसे होगी। संवहन का मतलब होता है कि कोई भी जो वस्तु है वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होने के बाद उसके अंदर से जो है, जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो द्रव्यमान है, मान लीजिए कि ये लिक्विड है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब इस पानी का क्या होगा दोस्तों, इस पानी का जब हम नीचे से हीट जाएगी, इसको मान लीजिए नीचे से हीट दी जा रही है, तो ये गर्म होने के बाद क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है, जो इसका मास है, जो द्रव्यमान है, इनके अंदर गति स्टार्ट हो जाएगी और ये गर्म होकर के ऊपर उठने लगेंगे। और ऊपर उठने के साथ साथ ये क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफर करते जाएंगे। यानी कि संवहन के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मगर कंडक्शन में जहां जो द्रव्यमान, जो अणु जो थे, उनके अंदर कोई गति नहीं हो रही थी, सिर्फ संपर्क आ रहा था। मगर यहाँ पर दोस्तों मास मूवमेंट होती है।
क्या होती है, द्रव्यमान संचलन होता है। पार्टिकल्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है, अणु जो है वो अपनी एक अणु जो है वो दूसरे अणु से टकराएगा, यानी कि ये ऊपर की ओर गति करना प्रारंभ करेंगे। अब जब मास मूवमेंट हो रही है, द्रव्यमान का संचलन हो रहा है, तो दोस्तों जो संवहन है वो सिर्फ तरल में हो सकता है एंड गैस में हो सकता है, जबकि कंडक्शन जो है वो तीनों में हो सकता था, ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता था, मगर ये सिर्फ तरल या गैस में ही हो सकता है, संवहन या कंडक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए पार्टिकल्स की मूवमेंट ठोस में तो हो ही नहीं सकती ना, ठोस पदार्थ तो बिल्कुल डेंस है, तो उसके अंदर तो पार्टिकल्स को मूवमेंट करने की जगह ही नहीं है। सिर्फ तरल और गैस जो है इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए ये ही मूवमेंट कर सकते हैं। तो संवहन के अंदर जो पदार्थ है, जो अणु है, वो पूरा का पूरा मूवमेंट करता है, ठीक है। और ऐसा ही हमारे को वायुमंडल में देखने को मिलता है। जब सोलर रेडिएशन आ रही है, पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है, गर्म होने की वजह से जो इसके संपर्क में जो गैसेज आ रही हैं, यहाँ पर देखिए ये जो गैसेज हैं, ये गैसेज जो हैं वो इसके संपर्क में आ रही हैं। संपर्क में आने के बाद जब इसके कांटेक्ट में आएंगी तो ये हो जाएंगी गर्म, ठीक है। नीचे की जो गैस है, तो नीचे की वायु राशि है, ये क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और नीचे की वायु गर्म होकर के और ये हल्की होकर के ऊपर उठने लगेगी, क्योंकि गर्म वायु जो है वो फैलती है। कि जब गैस जो है उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उसको जब हीट दी जाती है, तो उसके पार्टिकल जो हैं वो दूर दूर जाते हैं, उनमें फैलाव होता है, प्रसरण होता है, और जब कोई पदार्थ फैलेगा तो वो हल्का होगा, और हल्का होने की वजह से क्या है कि वो गैसेस हल्की होके ऊपर की ओर गति करने लगती हैं, और इसकी वजह से जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे ऊंचाई तक गर्म होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो संवहन की जो क्रिया है हमारी, जो कन्वेक्शन है, इसमें वायुमंडल जो है वो पूरी मास मूवमेंट गैसेस के गर्म होकर ऊपर उठने की वजह से गर्म होता है, और ऊपर उठी हुई जो गैस है, जो ऊपर मान लीजिए यहाँ पर वायु है, वो कैसी है, भारी है, कैसी है, भारी वायु है, और भारी वायु जो है वो क्या है, ठंडी है। ठंडी भारी वायु जब नीचे बैठेगी तो नीचे आने के साथ साथ यहाँ पर जो है कन्वेक्शन के जस्ट अपोजिट नीचे की ओर गति स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक तरीके से बेल्ट की तरह हो गया, यहाँ से ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर के ठंडी होगी, और ठंडी होकर के भारी होके वापस नीचे आने लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये संवहन जो है, इसका उपयोग अगर हम देखें वायुमंडल में, तो संवहन की वजह से वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म होता है। इसके अलावा जो वायु यहाँ से गर्म हुई है, ठीक है, ये गर्म वायु जो है, इसके साथ अगर मान लीजिए आर्द्रता है, जलवाष्प की मात्रा है, तो ये ऊंचाई में जाकर के यहाँ क्या करेगी, यहाँ पहुँच करके मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ साल्ट न्यूक्लियस है, कुछ साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, उनके चारों ओर जलवाष्प जो है वो क्या होगी, जल बूंदों के रूप में चिपक जाएगी, और उसका जब कंडेंसेशन होगा, जब ये ठंडा होगा, तो संघनन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, संघनन होगा, और संघनन की वजह से यहाँ पर बादल निर्माण होगा, और बादल के कारण वर्षण होगा, और इस वर्षण को क्या कहा जाता है, इसको संवहनीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। कैसा वर्षण, संवहनीय वर्षण। यानी कि जो कन्वेक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वायुमंडल को ऊंचाई तक गर्म करने के लिए, और वायुमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम जो है वो इसी से संपन्न होते हैं। जैसे इसी से टर्ब्यूलेंस या विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों, और इसी से वर्षा होती है, बादल निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है सबसे अधिक, ये सबसे अधिक और मैक्सिमम मात्रा में जो है ये कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल में और मध्य मंडल में ये न के बराबर होता है, कभी कभी ही देखने को मिलता है, जैसे हमने नेक्रेस क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड पढ़े हैं, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल जो है इसी में होता है कन्वेक्शन, और इसकी वजह से वायुमंडल गर्म होता है ऊंचाई तक, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कन्वेक्शन बेल्ट की तरह ये होता है। अब बात करते हैं हम एडवेक्शन की, कि एडवेक्शन या अभिवहन क्या होता है। अभिवहन के बारे में अगर देखें तो देखिए, अभिवहन जो है वो भी
एक तरीके से मूवमेंट ही है पवन का, गैसेस का पवन का मूवमेंट है, मगर वायु का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर लंबवत ना होकर के क्षैतिज होता है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है ये। और इसमें भी जो है वो क्यों होता है कि मान लीजिए यहाँ से हम देखें, यहाँ ये गैसेस थी, ये गर्म होकर के क्या हो गई? ऊपर उठ गई। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर खाली जगह बन गई है, यहाँ पर गैसेस रही नहीं है, यहाँ पर वायु नहीं रही है, वायु हल्की होकर के ऊपर उठ गई गर्म होने की वजह से। तो अब क्या होगा कि जो हाई प्रेशर, जो उधर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कैसा जोन होगा? यहाँ हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया है? अब लो प्रेशर हो गया है। तो इसकी वजह से क्षैतिज रूप से धरातल के साथ साथ जो है समानांतर कुछ पवन चलने लगेंगी, कुछ वायु राशि का स्थानांतरण होगा, और इसको दोस्तों एडवेक्शन कहा जाता है। ठीक है, एडवेक्शन कहा जाएगा। और यहाँ से जो ये वायु है ये कैसी होगी? मान लीजिए हाई प्रेशर की है तो ये भारी होगी और ठंडी भी होगी ये। ठीक है, भारी और ठंडी वायु यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद ये फिर से गर्म होगी, गर्म होके ऊपर उठ जाएगी, यहाँ स्पेस खाली हो जाएगा, और इस स्पेस को भरने के लिए फिर क्षैतिज पवन चलेंगी। तो एडवेक्शन या जो अभिवहन है, इसका वायुमंडल में योगदान अगर देखें तो ये वायुमंडल में मिक्सिंग के काम आता है, एक तरीके से मिश्रण बनाने के काम आ रहा है, क्योंकि ठंडी वायु गर्म वायु के स्थान पर आके उसकी पूर्ति कर रही है। तो यहाँ पर ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊष्मा को अवशोषित ये भी करेगी और हल्की होकर के ये भी ऊपर वायुमंडल में संवहन में मदद करेगी। तो अभिवहन क्या है? अभिवहन जो है वो जो पवन जो है उनकी क्षैतिज गति होती है, या वायु राशि की क्षैतिज गति होती है, जो ठंडी होती है और भारी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही होती है। तो इस तरह रेडिएशन जो है वो सोलर और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो देखें तो सूर्य का विकिरण जो है वो कम मात्रा में और पार्थिव विकिरण ज्यादा मात्रा में वायुमंडल को गर्म करता है। इसी तरह परिचालन हमने देखा, कंडक्शन उससे कुछ फीट तक ही सिर्फ वायुमंडल गर्म होता है। संवहन देखा तो इसमें वायुमंडल अधिक ऊंचाई तक होता है गर्म, और संवहन जो है वो हमारे वायुमंडल के अंदर एक मेजर प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभिवहन जो है ये वायुमंडल के अंदर पर पृथ्वी के साथ साथ पवनों की क्षैतिज गति का कारण होता है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम इनका क्लाइमेटोलॉजी में यूज लेते हैं, ये बार बार ये शब्द उपयोग में होते हैं, इसलिए हमें इनका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसी से जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होता है रेडिएशन से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज्योग्राफी जुनून की डबल FM सीरीज में मैं आपके लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स और मीनिंग्स लेके आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।